हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका और हम कर रहे हैं जनवरी 2017 के पेपर 2 के क्वेश्चंस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस। आपको भी पता है कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना एक बार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है marginal rate of transformation between two goods, that is first is X good and second is Y. It is defined as marginal rate of transformation of X and Y is equal to marginal cost of X upon marginal cost of Y. Marginal rate of transformation of X and Y is equal to marginal rate of substitution of X and Y. Marginal rate of transformation of X and Y is equal to marginal rate of substitution of X and Y is equal to price of X upon price of Y, या फिर none of the above. कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा जो शो करेगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू गुड्स, दैट इज द एक्स एंड वाई। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द टू गुड्स और फॉर द टू गुड्स और टू प्रोडक्ट्स ये डिफाइन किया जाता है एज द रेशियो ऑफ द मार्जिनल कोस्ट, एज द रेशियो ऑफ द मार्जिनल कोस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट्स, दैट इज एक्स है और दूसरा हमारे पास Y है। ठीक है, विद दीज टू प्रोडक्ट्स मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है स्लोप ऑफ द इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को शो करता है। ठीक है, जब हम रीएलोकेट करते हैं इनपुट्स को तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या शो करता है कि इकोनॉमिक कितनी एफिशिएंसी से रिप्लेस कर सकती है द प्रोडक्शन ऑफ वन प्रोडक्ट बाय द अनदर प्रोडक्ट। वन प्रोडक्ट इज एक्स, अनदर प्रोडक्ट इज वाई। So resource allocation क्या होना चाहिए, ऑप्टिमल होना चाहिए फॉर द ईच पेयर ऑफ द प्रोडक्ट्स और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल होगा टू द प्राइस रेशियोज ऑफ द टू प्रोडक्ट। सो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले रेशियो होता है मार्जिनल कोस्ट का। सो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स एंड वाई किसका रेशियो है, मार्जिनल कोस्ट ऑफ एक्स एंड वाई। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now moving to the next question, consider the following statement regarding the expansion path ऑफ द फर्म। फर्म के एक्सपेंशन पाथ के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा जो है वो सही होगा। पहला है इट शोज कॉस्ट कॉम्बिनेशन फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट्स और दूसरा है इनपुट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? दोनों सही है, दोनों गलत है, क्या है? तो इक्विलिब्रियम पाथ की अगर हम बात करें अलोंग द प्रोडक्शन इट एक्सपेंड्स एज द आउटले इंक्रीजेस। ये ऐसे ही एक्सपेंड होती है, फर्म की एक्सपेंशन होती है जैसे जैसे आउटले इंक्रीज होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन पाथ कहते हैं। एक्सपेंशन पाथ का दूसरा नाम होता है स्केल लाइन, ये भी याद रखना। एक्सपेंशन पाथ का दूसरा नाम होता है स्केल लाइन या फिर रे लाइन भी हम इसे कह सकते हैं। और अगर प्रोफेसर रॉबर्ट्स ने इन बात कही थी कि एक्सपेंशन पाथ शो करता है द लोकस of the best input combinations होंगे, ठीक है, for producing the different levels of output। और इसमें हम ये मान के चलेंगे कि इनपुट प्राइस क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, और स्टोनियर और हेग के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन पाथ एक ऐसी लाइन है जो रिफ्लेक्ट करता है लीस्ट कॉस्ट मेथड, जो क्या रिफ्लेक्ट करता है, लीस्ट कॉस्ट मेथड शो करता है ऑफ प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द आउटपुट एंड व्हेन फैक्टर प्राइसेस रिमेन्स द कांस्टेंट। ओके, व्हेन फैक्टर प्राइसेस रिमेन्स द कांस्टेंट। तो हमारी दोनों ही चीजें सही है। ये हमें लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन शो करता है फॉर प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट और यहाँ पे प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है। सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, एक्सपेंशन लाइन कैसी होती है ये भी देख लेते हैं। इस साइड होगी हमारी कैपिटल ऑन द वाई एक्सिस, इस साइड होगी हमारी लेबर दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन शोज द एक्सपेंशन पाथ वेयर वी हैव द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस IQ, IQ1, IQ2। ठीक है, these are the different combinations and this is the expansion path when your firm is going to expand when the input prices remains the constant। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स रिक्वायर। पहली फंडामेंटल थ्योरम की क्या रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट है प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स क्या होंगे, प्राइस टेकर। दूसरा है दैट द इकोनॉमी ऑपरेट एट सम पॉइंट ऑन द यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। और थर्ड हमारा दैट देयर बी एन एफिशिएंट मार्केट फॉर एवरी कमोडिटी। और फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ द अबव। द फर्स्ट फंडामेंटल जो थ्योरम है ऑफ द वेलफेयर इकोनॉमिक्स, उसमें क्या है, as long as the producers or consumers
they act as a price takers or there will be a market for every commodity and the equilibrium allocation जो होगा वो क्या होगा, पेरिटो एफिशिएंट होगा। मतलब इकोनॉमी जो है ऑपरेट करेगी कहीं ना कहीं यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व पे। एक एफिशिएंट मार्केट होगी हर कॉमोडिटी की, प्रोडक्ट में एफिशिएंसी होगी मींस प्रोडक्शन एफिशिएंसी होगी, कंजम्पशन एफिशिएंसी होगी, एलोकेशन एफिशिएंसी यहाँ पे होगी। ये इंट्यूशन थी बिहाइंड द फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम। सो फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कॉरेस्पॉन्ड्स द रॉल्सियन कंसेप्ट्स ऑफ इक्विटी। जो रॉल्सियन कंसेप्ट्स ऑफ इक्विटी का उसके बारे में हमें बताना है। पहला है ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी रिसीव्स द इक्वल अमाउंट ऑफ गुड्स। सेकंड है मैक्सिमाइज द यूटिलिटी ऑफ द लीस्ट वेल ऑफ पीपल। थर्ड है हमारा मार्केट आउटकम्स जो होंगे वो मोस्ट इक्विटेबल होंगे। और मैक्सिमाइज द टोटल मेंबर ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। सबको इक्वल अमाउंट ऑफ गुड्स मिलेंगे, टोटल यूटिलिटी सबकी बढ़ेगी, या लीस्ट वैल्यू ऑफ पीपल की यूटिलिटी बढ़ेगी, या फिर मार्केट आउटकम जो होगा वो इक्विटेबल होगा। तो अकॉर्डिंग टू द रॉल्सियन कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बात की है लीस्ट वैल्यू ऑफ पीपल की, कि ये जो यूटिलिटी मैक्सिमाइज करेंगे वो लीस्ट वैल्यू ऑफ पीपल के ही यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करती है। दैट इज द ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। Now moving to the next question, under discriminating monopoly, if the elasticity of demand in market 1 is 2, मार्केट 1 में जो इलास्टिसिटी है वो कितनी है, 2 है, और मार्केट 2 में इलास्टिसिटी जो है वो 1 है। तो अब आप देख के खुद ही बता सकते हैं कि प्राइस बिहेवियर कैसा होगा एक मोनोपोलिस्ट का। वो कहाँ ज्यादा प्राइस चार्ज करना चाहेगा, 1 में करना चाहेगा या 2 में करना चाहेगा? ऑब्वियसली 2 में करना चाहेगा। सो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, 1 में ज्यादा चार्ज करेगा, सेकेंड मार्केट में ज्यादा चार्ज करेगा, या दोनों मार्केट में सेम चार्ज करेगा, या मार्केट 1 में डबल चार्ज करेगा दैट ऑफ मार्केट 2। तो ऑब्वियसली वो सेकेंड मार्केट में जो है वो ज्यादा चार्ज करेगा। तो दैट इज ऑप्शन सेकेंड हमारा क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन है, वो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। हमारा डिमांड फंक्शन गिवन है, क्वांटिटी इज इक्वल टू 20/P, जहां पे Q का मतलब क्वांटिटी, P का मतलब प्राइस है। तो हमें बताना है कि एट द विच प्राइस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी यूनिटी। कौन से प्राइस पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटी रहेगी। ये जो क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वो मैंने ऑलरेडी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जो है कि एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का, तो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वहां से कर लेना। मैं ऐसे थ्योरीज में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ज्यादा इन्वॉल्व करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम थोड़ा अच्छे से समझे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो है, आप उसमें चेक कर लेना, ये क्वेश्चन वहां पे है। ठीक है, 7th क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ इंडिकेटिव प्लानिंग। ये मैंने कल ही जो पेपर करवाया था नवंबर 2017 का, उसमें मैचअप में ये क्वेश्चन था जिसमें हमें पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। तो 8th प्लान में मैंने आपको बताया था कि इस चीज को ध्यान रखना, 8th प्लान में इंडिकेटिव प्लानिंग की बात की गई है, पहली बार अडॉप्ट किया है 5 ईयर प्लान में। सो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो अंडर दिस द प्रीमियम इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, दैट इज 85:15। और दूसरा में दे रखा है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और जम्मू कश्मीर में ये प्रीमियम जो है वो शेयर होगा 90 और 10 के बीच में। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में, तो ये जो है पर एनम 30,000 जो है इंश्योरेंस कवर, कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है। और यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट का रेशियो जो है वो 75:25 है। तो ये ऑप्शन गलत है। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और JNK की बात की जाए तो वहां पे 90-10 है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 9th क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग पे बेस्ड है। हमारी स्कीम्स है वो हमें बतानी है। सबसे पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, सुकन्या समृद्धि योजना, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो सबसे लेटेस्ट जो थी सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में, तो बी का 4th आएगा। ढूंढ लो कहां पे इस ऑप्शन में। अब इसको ही आगे चेक करो। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980 सबसे पुरानी, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2001 और रूरल लैंडलेस प्रोग्राम जो है वो 1983। दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ऑप्शंस को देखा करो, ऑप्शन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें ईयर्स याद करने की जरूरत है। बाई चांस ये ऐसा होता है, वरना अधिकतर जो है ऑप्शंस आपको ऐसे ही मिलेंगे कि आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, which of the following has the highest share in India's external debt at the end of March 2015? तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो कमर्शियल बोरिंग में सबसे ज्यादा शेयर था, आज भी यही है। सो ऑप्शन 3 हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है RBI कैन प्रिंट करेंसी नोट्स अप टू द वैल्यू ऑफ
10,000 रुपीज, ये भी आप सबको पता होगा, 10,000 रुपीज तक की वैल्यू के करेंसी नोट्स जो है आरबीआई जो है इशू कर सकती है। अगला है यूनियन बजट 16-17 के अकॉर्डिंग 15% सरचार्ज के कौन सी इनकम पे लगेगा? ₹2 करोड़, 75 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। तो 1 करोड़ पे 15% सरचार्ज जो है वो अलग से लगेगा यूनियन बजट के अकॉर्डिंग। यूनियन बजट के करंट अफेयर्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं, और जैसे जैसे मुझे जितने भी अच्छे करंट अफेयर्स मिलेंगे जो मुझे लगता है कि आ जाएंगे या इंपॉर्टेंट है तो वो मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज परंपरागत कृषि विकास योजना का एम क्या है? ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स या फिर वेजिटेबल प्रोडक्शन। तो परंपरागत कृषि विकास योजना का एम है टू बूस्ट द ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बूस्ट करना। ये यूनियन बजट 2015 की बात है, इसमें ये नया प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ था, अनाउंस किया गया था ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, और इनिशियली इसको एलोकेशन जो मिली थी वो ₹300 करोड़ की जो है वो मिली थी स्कीम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्लासिकल डिकोटोमी रेफर्स टू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स। कल भी हमने ये जो क्वेश्चन किया था वो उसी से रिलेटेड है, उसमें एजर्शन रीजन का वो क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इसलिए कहती हूँ प्रीवियस ईयर जो है वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, देयर आर 2 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सेकेंड है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इज नॉट ऑन रियल वेरिएबल लाइक एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट बट ऑन द प्राइस लेवल। थर्ड है हमारा सेविंग कम्स ओनली फॉर प्रॉफिट एंड नॉट फ्रॉम वेजेस। और फोर्थ क्या है हमारा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे अगर हम क्लासिकल डिकोटोमी की बात करें तो ये जो है 2 मेजर क्लासिकल इकोनॉमिक्स कंक्लूजन देता है। पहला तो प्राइस लेवल जो है वो फुली फ्लेक्सिबल रहेंगे, मतलब रियल जीडीपी जो डिटरमाइन हो रही है वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द प्राइस लेवल। दूसरा, इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं फुल एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो है वो ऑपरेट करेगी। अब क्लासिकल मॉडल क्या एज्यूम करता है? फ्री कंपटीशन एज्यूम करता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कोई मार्केट पार्टिसिपेंट नहीं होता, मतलब कोई डोमिनेट नहीं कर रहा है यहाँ पे मार्केट को, लाइक मोनोपोली की तरह। जितने भी प्राइसेस हैं वो फ्लेक्सिबल हैं और एडजस्ट हो जाते हैं टू द चेंजिंग डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल होगा आउटपुट के, और मार्केट जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो है वो चलेगी, और अगर वो इनविजिबल हैंड। ठीक है, पहला कंक्लूजन जो है वो क्लासिकल डिकोटोमी का वो डिस्क्राइब किया गया था रियल और नॉमिनल वेरिएबल्स में, जिसे हम न्यूट्रलिटी ऑफ मनी भी कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी भी कहते हैं, सॉरी एक सेकेंड, यूटिलिटी ऑफ मनी भी कहते हैं। तो रियल वेरिएबल जो है इकोनॉमी में वो क्या है? रियल जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशंस। इफेक्टिव इंडिकेटर्स है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की। नॉमिनल वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी, प्राइस लेवल, नॉमिनल जीडीपी, प्राइस लेवल ये है। ठीक है, अगर क्लासिकल व्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो देयर इज नो नीड टू एनालाइज द factor influences on the nominal variables but they have the impact on the real variables. So according to that option second हमारा यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द बेसिक रेशनली ऑफ द थ्योरी ऑफ बिग पुश इज बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, इंटरनल इकोनॉमीज या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये जो थ्योरी है बिग पुश की एसोसिएटेड है विद अ प्रोफेसर एंड हिज नेम इज रोइंस्टन रोडन। रोडन, ठीक है, ये थीसिस है बिग पुश या फिर लार्ज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जो जरूरत है एंड इट रिक्वायर अ हाई अमाउंट ऑफ मिनिमम, एटलीस्ट मिनिमम जो है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये स्टोरी, ये जो थ्योरी है पूरी वो बेस्ड है द बिट बाय बिट, मतलब जो इकोनॉमी है वो सक्सेसफुली अगर लॉन्च होना चाहती है तो एटलीस्ट उसे मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, और ये जो है ऑब्टेन होगा कहां से? एक्सटर्नल इकोनॉमीज से। ठीक है, ये चीज यहाँ पे इस चीज की बात की गई है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द बेसिक रेशनली ऑफ बिग पुश थ्योरी इट इज बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Central problem in the theory of economic development is to understand the process by which a community which was previously saving 4 to 5% or less of its national income, जो पहले 4 से 5% अपनी इनकम का या उससे कम जो है सेव कर रही थी, अपने आप को कन्वर्ट करती है एक ऐसी इकोनॉमी में जो वॉलंटरली सेव कर रही है 12 to 15 ऑफ द नेशनल इनकम या फिर उससे ज्यादा। तो कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ये व्यू दिया? रिग्नार नक्सकी, रोइंस्टन रोडन, गुनार ब्रिटल और आर्थर लेविस, डब्ल्यू आर्थर लेविस। कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ये बात कही है? तो इसके अकॉर्डिंग आर्थर लेविस जो है उन्होंने ये बात कही है।
ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन हमारा सही होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हेरोड डोमर इक्वेशन G इज इक्वल टू S अपॉन V वेयर V इज डिफाइंड एज G इज इक्वल टू S अपॉन V अकॉर्डिंग टू हेरोड मॉडल। G इज द ग्रोथ रेट, S इज द सेविंग रेशियो, V इज द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। पहला V का मतलब यहाँ पे वैल्यू ऑफ कंट्रीज कैपिटल स्टॉक है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है, चेंज इन कंट्रीज कैपिटल स्टॉक है, या फिर नन ऑफ द अबव है। तो V का मतलब है यहाँ पे इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन सेकंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिविंगस्टन इन हिज क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस ट्रीट पॉपुलेशन एज अ फैक्टर दैट इज, उन्होंने पॉपुलेशन को किस तरीके से ट्रीट किया? एज अ इन्वेस्टमेंट इंड्यूसिंग, इनकम जनरेटिंग, मार्केट एक्सपेंडिंग, या फिर इनकम डिप्रेसिंग। तो लिविंगस्टन की ये जो थ्योरी है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस वो 1957 में आई थी, और यहाँ पे इन्होंने पॉपुलेशन को बोला है एज अ इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर, ये बोला है लिविंगस्टन ने यहाँ पे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है इनकम जनरेटिंग फैक्टर है, लेकिन पॉपुलेशन यहाँ पे इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर है। सो ऑप्शन फोर्थ हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही होता है। Now moving to the next question, who amongst the following economist was not associated with the dependency theory of development? Dependency theory of development से कौन से इकोनॉमिस्ट जो है वो रिलेट नहीं करते हैं? रॉल प्राइवेस, टी.डी. सेंटोस, एंड्री गुंडर फ्रैंक्स और गुनार मिडल। ठीक है, सो अगर हम इसकी बात करिए, जो कंसेप्ट है डिपेंडेंसी का वो डेवलप हुआ था 60 और 70 के अराउंड, ये है वो डेवलप हुआ था, एंड इट इज डेवलप्ड फॉर द स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज इन द ग्लोबल वेल्थ। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज इन द ग्लोबल वेल्थ, यहाँ पे सिमेट्री लाने के लिए यहाँ पे जो फोकस था वो इंटरनल फैक्टर्स पे था कंट्रीज के। तो एंड्रे गुंटर फ्रैंक्स जो थे, कोडाजो जो थे, और सेंटोस जो थे वो यहाँ से रिलेटेड थे। ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी ने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया था, और कार्ल मार्क्स की थ्योरी को भी अंडरमाइन किया गया था। तो गुनार मिडल जो थे वो डिपेंडेंसी थ्योरी से रिलेटेड नहीं थे। दैट इज ऑप्शन फोर्थ हमारा जो है वो बिल्कुल ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द सेविंग फंक्शन यूज्ड इन नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल इज अ क्लासिकल सेविंग फंक्शन, प्रोपोर्शनल सेविंग फंक्शन, डिफरेंशियल सेविंग फंक्शन, या फिर कांस्टेंट सेविंग फंक्शन। नियो क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी की यहाँ पे बात हो रही है कि सेविंग फंक्शन यहाँ पे कैसा है। तो नियो क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी जो है वो डेवलप की गई थी बाय सोलो इन रिस्पॉन्स टू हेरोड एंड डोमर। हेरोड की आई थी 1939 में, डोमर की आई थी 1946 में, और इनके रिस्पॉन्स ने सोलो ने अपनी थ्योरी दी थी नियो क्लासिकल थ्योरी। एक हम कह सकते हैं कि एक मेजर आउटपुट या मैसिव रिसर्च एफर्ट था बाय द सोलो। इसकी मेरिट क्या थी? दैट ही इज द पॉइनर, ही इज द स्टार्टर ऑफ द नियो क्लासिकल मॉडल। सोलो ने हेरोड और डोमर दोनों के ही फीचर्स को रखा था, जैसे कि होमोजीनियस कैपिटल या प्रोपोर्शनल सेविंग फंक्शन या ग्रोथ रेट जो है लेबर फोर्स में, बट इसने जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसकी बात की गई थी। ठीक है, उसने कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन की बात की थी इन एनालाइजिंग द ग्रोथ ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ हम कह सकते हैं। ठीक है, असम्पशंस यहाँ पे थी कि सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है बिटवीन द लेबर एंड द कैपिटल, वो जो है ग्रोथ प्रोसेस है और वो एडजस्ट होंगे और एक रियलिज्म को वो टच देंगे। ठीक है, रियलिटी की बात की गई थी। तो यहाँ पे इन्होंने बात की थी प्रोपोर्शनल सेविंग फंक्शन की, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर हम इसकी डीमेरिट की बात की ना, तो अमर्त्य सेन जो है उन्होंने, अमर्त्य सेन ने इसकी डीमेरिट्स की बात की गई थी, और सोलो मॉडल ने जो है वो सिर्फ प्रॉब्लम बताई थी, जो बैलेंस था हेरोड की वारंटेड ग्रोथ और नेचुरल ग्रोथ में, और एक्चुअल ग्रोथ और वारंटेड में उन्होंने जो डिफरेंस है, जो बैलेंस है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। सिर्फ जो है जो हमें बैलेंस बताया था GW, वारंटेड ग्रोथ एंड नेचुरल ग्रोथ के बीच में डिफरेंस बताया था, और इन्वेस्टमेंट फंक्शन का मॉडल भी यहाँ पे जो है वो एब्सेंट था, और ये डीमेरिट्स बताई थी अमर्त्य सेन ने। सो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो सेविंग फंक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल है, दैट इज ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे सही होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स इन द BOP।
एनआरआई डिपॉजिट और रेमिटेंस कौन सा जो है कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनेगा? बीओपी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एनआरआई डिपॉजिट यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी नवंबर 2017 में आया था और उस वक्त मैंने बताया था कि जैन 2017 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैच दैट, जो सांग ने बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड दिया था बिल्कुल सही है, प्रेबिस ने डेट्रॉइटिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड दिया था बिल्कुल सही है, मार्शल ने ऑफर कब दिया था बिल्कुल सही है, वॉलरस ने डंपिंग कंडीशन दी थी, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नाउ व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द डिस्क्रिशनरी फिस्कल एक्शन? कौन सी बात सही होगी? पेमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी टू द रिटायर्ड इंडिविजुअल्स, a managed change in level of government spending or net tax revenue, या automatic change in net tax revenue that result from income tax structure। तो discretionary fiscal policy जो है वो इन्वॉल्व होती है the intentional changes, unintentional कोई चेंज नहीं होता, intentionally जो है चेंजेस होते हैं गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में और नेट टैक्स रिवेन्यू में, ताकि हम अल्टर कर सके एग्रीगेट स्पेंडिंग को। कुछ ना कुछ चेंज लाएंगे स्पेंडिंग में, जब हमारी रिवेन्यू में चेंज आएगा तभी हम स्पेंडिंग में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी तो एक शिफ्ट जो है वो स्पेंडिंग पे भी जाएगा कहीं ना कहीं। तो डिस्क्रिशनरी फिस्कल एक्शन कैसे सही हो सकता है? मैनेज चेंज इन लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये तो जो है वो यूनिलेटरल पेमेंट है ना, अब रिटायर इंडिविजुअल का पेमेंट दे रहे हो, वो यूनिलेटरल वन ट्रांसफर पेमेंट है, तो डिस्क्रिशनरी फिस्कल एक्शन में कैसे वो इंपॉर्टेंट रहेगी, क्या चेंज लाएगी? नाउ who among the following called as Henmagan of the growth? J. Wiener, Irving B. Kervas, Anning Kruger और जे भगवती। तो ट्रेड एज अ हैंडमेडान ये एक थ्योरी है, ट्रेड एज अ हैंडमेडान ये थ्योरी है और ये टाइटल जो है एक आर्टिकल से लिया गया था जो क्रेविस का एक था, और उन्होंने ये आर्टिकल 1917 के आसपास उन्होंने ये आर्टिकल जो है वो लिखा था। तो इरविंग बी क्रेविस इज नोन एज द इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं एक तरीके से, उन्होंने अपने आर्टिकल में इस चीज की बात की थी, इंजन ऑफ ग्रोथ की, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी ऑफ लैटिन अमेरिका कंट्रीज इन 1950s व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इट रिजल्टेड इन ओवर वैल्यू एक्सचेंज रेट और इट ट्रीटेड डेवलपमेंट एज अ नेचुरल प्रोसेस। तो अगर हम इसकी बात करें तो कई सारे लैटिन अमेरिकन इकोनॉमिक्स जो थे उन्होंने पॉलिसीज बनाई थी और उनका कंसेप्ट जो था वो बेस्ड था पे बेस्ड था, जिनमें उन्होंने बात की थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, कि इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं उसका हम सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूट अपनी ही कंट्री में ढूंढते हैं, हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को डेवलप करते हैं, वो मैन्युफैक्चर गुड्स बनाए जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं कहीं और से। और ये जो पॉलिसी है वो ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे जो है वो ज्यादा डेवलप हुई थी। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है वो बात की गई है ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट और डेवलपमेंट जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, इन दो चीजों की बात की गई है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारी डेवलपमेंट जो है उसे नेचुरल प्रोसेस नहीं माना जा सकता, ठीक है, लेकिन ये रिजल्ट किया इसने ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट में। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 हमारा जो है वो बिल्कुल सही होगा, और अगर हम अपने कोर्स में चलें तो कोर्स सेकंड जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। सो दीज आर द 25 क्वेश्चंस ऑफ द पेपर 2 ऑफ जनवरी 2017, ठीक है। Thank you very much everyone. If you find it helpful then please like, share and subscribe and take care. Bye bye, or keep learning and keep growing. Thank you very much.